बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस लेक्चर में हम स्केलर्स, वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। इस कोर्स के लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है वेक्टर एनालिसिस बाय जेड आर भट्टी। और जैसा कि आपको मालूम है कि करंट लेक्चर बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 1, बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स बी को B1 और बीएस आईटी सेकंड सेमेस्टर कैलकुलस 2 आईटी मैथ 132, एमएससी मैथमेटिक्स, पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स और बीपीएससी सीएसएस मैथमेटिक्स के लिए ये लेक्चर यूजफुल है और ये इन डिसिप्लिन्स के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करता है। खास तौर पे बी कोर्स 1, मैथमेटिक्स B1 और मैथ 132। स्केलर, सबसे पहले हम स्केलर की डेफिनेशन करते हैं। अ स्केलर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने में या जिसको समझने में सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, mass, length, time, temperature, density, distance, area, volume and any real number, ये सारे के सारे क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्योंकि मैथ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह लेंथ जो है वो सिर्फ आपको उसके लिए यूनिट चाहिए होती है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर और समथिंग एल्स। इसके लिए भी इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। टाइम भी आप देखते हैं कि टाइम की मेजरमेंट के लिए भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए या जिसको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो होगी ही उसकी उसकी हमें, और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसको समझाने के लिए हम जो एग्जांपल देते हैं, फोर्स, displacement, velocity, acceleration, and weight. All these are the examples of vector quantities. Because जब आप फोर्स कहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाई है। डिस्प्लेसमेंट की भी एग्जांपल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि जी आपका डायरेक्शन उस डिस्प्लेसमेंट की क्या है। तो इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब इसको समझने के लिए, अगर एक पॉइंट ओ है, हम फर्ज करें एक पॉइंट ओ है और हम ये कहते हैं कि एक शख्स इस पॉइंट से 10 मीटर के फासला तय करता है। तो अब इस स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हुआ कि पॉइंट ओ से उसने किस तरफ जाना है। ये बात क्लियर हो रही है कि हमने एक पॉइंट ओ लिया और हम ये कह रहे हैं कि एक शख्स इस नुक्ता ओ से 10 मीटर का फासला तय करता है। तो आप बताएं कि वो शख्स कहाँ है? तो आप ये बता सकते हैं कि हो सकता है कि ये शख्स 10 मीटर इस तरफ गया हो, या 10 मीटर इस तरफ गया हो, या 10 मीटर इस तरफ गया हो। तो हमें नहीं क्लियर हो रहा कि वो पॉइंट ओ से 10 मीटर किस तरफ गया है। वो तो ये भी हो सकता है कि वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे रहा हो, यानी इधर गया है या इधर गया है, या आप यानी सर्कल के ऊपर इस तरह कह सकते हैं हम इसको कि वो कहीं भी जा सकता है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है वो इधर गया 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 हो सकता है इधर जाए।
तो इस तरह जो हमारा पॉइंट ओ है उससे 10 मीटर के फासले पे वो सर्कल के कहीं भी रह सकता है, क्योंकि सर्कल इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसका जो सरकमफेरेंस है उसका ओ से डिस्टेंस 10 मीटर ही होगा हमेशा, क्योंकि उसका रेडियस बनता है। तो हमें अभी क्लियर नहीं है कि जी जो शख्स ओ से 10 मीटर के फासले पे गया था वो किस तरफ गया। इसको क्लियर करने के लिए अगर हम ये स्टेटमेंट दे दें कि वो शख्स पॉइंट ओ के 10 मीटर मशरिक में चला गया है, तो आप देखते हैं हम जब नक्शा लिखते हैं तो आपका इस तरफ ईस्ट होती है, इस तरफ मशरिक है। तो फिर इससे क्या होगा कि वो शख्स जो है वो पॉइंट ओ से 10 मीटर इस तरफ गया है, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल स्पेसिफाई होगी, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन लोकेट होगी कि वो ओ से इस तरफ गया है। और हमें पता चल गया 10 मीटर का फासला तो उसने तय किया ही था, ये भी पता चल गया कि वो डायरेक्शन चूंकि उसकी ये है, तो ये भी पता चल गया कि वो इस तरफ आया है। इस तरह से पॉइंट ए और ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओ ए पोजीशन वेक्टर बन गया उसका। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनालिटिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एन एरो ओवर इट। यानी एक जो वेक्टर है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर आपने लिख दिया और उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल एरो डाल दिया, तो इससे ये पता चलेगा कि ये वेक्टर है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड और लेंथ इज डिनोटेड बाई, उसके लिए या तो ए मॉड लिखते हैं, वेक्टर ए लिख के उसके बाद मॉड लिख देते हैं, या फिर वेक्टर का सिंबल ही नहीं लिखते, सिर्फ ये लिखते हैं। तो वेक्टर की मैग्नी वेक्टर इस तरह लिखा गया है ए वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड आपने इस तरह लिखी है। इक्वल वेक्टर्स, two vectors a and b are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial points. In this case we write a is equal to b। फिगर देख लें, अगर दो वेक्टर जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और उनकी डायरेक्शन इक्वल है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है जी नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो वो नेगेटिव वाला वेक्टर बन जाता है, ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करके। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे हम कहते हैं नल वेक्टर, या फिर उसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो यूनिट वेक्टर बनता है। यह मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यूनिट वेक्टर किस तरह लिखेंगे आप। ये ए कैप, ए और इसके ऊपर ये कैप है, ये देखिए, तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनता कैसे है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से, ये वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा। तो यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन हुई, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन वी गेट यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। थ्री डिमेंशनल स्पेस का वेक्टर दिया हुआ वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसकी जो कंपोनेंट्स हैं आई जे के अलोंग उनके स्क्वायर का सम करके अंडर रूट लेंगे। यानी आई का कोएफिशिएंट ए वन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वेक्टर की ए टू का स्क्वायर करेंगे, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है उसकी ए थ्री का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, तो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। वेक्टर आपके पास है ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को डिवाइड करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। इसके बाद आपने इनको सेपरेट कर लिया, एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर, प्लस वाई ओवर वाई प्लस एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट जे यूनिट वेक्टर, एंड प्लस जेड ओवर एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के यूनिट वेक्टर। अब एग्जाम्पल है जी, अब जैसे मैंने बताया था लेक्चर में कि आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके हम दिखाएंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 9k। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए, और यूनिट वेक्टर भी मालूम करना है। मैग्नीट्यूड के लिए तो फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 81 अंडर रूट, दिस विल गिव यू 115 अंडर रूट, दिस गिव्स यू द
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे आना है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड करना। वेक्टर आ गया 5i माइनस 3j प्लस 9k ओवर मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया। सेपरेट कर लें 5/115 अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर माइनस 3/115 अंडर रूट j यूनिट वेक्टर प्लस 9/115 अंडर रूट k यूनिट वेक्टर। दिस गिव्स यू द यूनिट वेक्टर along the vector A। तो होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।